जंगल में रहने वाले मांसाहारी जानवरों की नई श्रृंखला में ये हमारा दूसरा जीव है, बाघ। बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल और पीला मिश्रित होता है। इस पर काले रंग की धारियां होती हैं। वक्ष के भीतरी भाग और पांव का रंग सफ़ेद होता है। बाघ 13 फीट लंबा और 300 किलो वजनी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। वनों, दलदली क्षेत्रों और घास के मैदानों के पास रहना इसे पसंद है। इसका आहार मुख्य रूप से सांभर, चीतल, जंगली सूअर, भैंस, जंगली हिरण और मनुष्य के पालतू पशु हैं। अपने बड़े वजन और ताकत के अलावा बाघ अपनी धारियों से पहचाना जाता है। बाघ की सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता तीव्र होती है। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। धारीदार शरीर के कारण शिकार का पीछा करते समय वह झाड़ियों के बीच इस प्रकार छिपा रहता है कि शिकार उसे देख ही नहीं पाता। बाघ बड़ी लगभग 3.5 महीने का गर्भाधान काल होता है और एक बार में 2 से 3 शावक जन्म लेते हैं। बाघिन अपने बच्चे के साथ रहती है। बाघ के बच्चे शिकार पकड़ने की कला अपनी माँ से सीखते हैं। 2.5 वर्ष के बाद ये स्वतंत्र रहने लगते हैं। इसकी आयु लगभग 19 वर्ष की होती है। बाघिन एक बार में 1 से 5 बच्चों को जन्म दे सकती है। बाघ अपनी मां के क्षेत्र को छोड़ देते हैं, जबकि महिला बाघ उसके करीब क्षेत्र में ही रहती है। भारतीय संस्कृति में बाघ हमेशा प्रमुख स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय पशु के रूप में एक उचित महत्व प्रदान करने के लिए रॉयल बंगाल बाघ को भारत इसके 4 दांत, 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में बहुत ही नुकीले, तेज और मजबूत होते हैं, जो भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से शिकार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बाघ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 8 से 10 फीट और 3 से 4 फीट होती है। इतने खूंखार जानवर से बच पाना नामुमकिन ही है। यह खून और मांस का बहुत ही शौकीन होता है। यह कभी कभी जंगल से किसी पशु, यहाँ तक कि मनुष्य को भी भोजन के रूप में खाने के लिए गांव की ओर आ जाते हैं। यह अपने शिकार पर अपनी बहुत मजबूत पकड़ रखता है। हिरन, ज़ेब्रा और जानवरों को यह कुछ नहीं समझता और उन पर मजबूत जबड़ों और तेज पंजों के माध्यम से अचानक आक्रमण करता है। आमतौर पर यह दिन के दौरान सोता है और रात के समय शिकार करता है। जंगली जानवरों को भोजन की आवश्यकता और ज़रूरत के बिना मारना इसकी प्रकृति और शौक है।
जो इसकी अन्य जानवरों के सामने ताकत और शक्ति प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि यह बहुत ही क्रूर और निर्दयी पशु के रूप में जाना जाता है। 150 किलो का यह जानवर, बंगाल टाइगर वाला यह जानवर अद्वितीय शक्ति, ताकत और चपलता के कारण ही भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। भारतीय संस्कृति में बाघ हमेशा प्रमुख स्थान रखता है। बाघों की लगभग 8 प्रजातियां हैं और भारतीय प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। बाघ लगभग पूरे देश में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर अभियान को शुरू करने के कुछ वर्ष बाद ही भारत में बाघों की संख्या में अद्वितीय वृद्धि हुई। 1993 की बाघों की जनगणना के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या 3,750 थी। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लगभग पूरे देश में 23 संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गई, जिनका क्षेत्रफल 33,406 वर्ग किलोमीटर है। 1973 में बाघों को विलुप्त होने के संकट से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया। यह योजना या यह अभियान देश में बचे हुए बाघों को सुरक्षित करने के साथ ही उनकी प्रजाति में प्रजनन के माध्यम से संख्या में वृद्धि करने पर केंद्रित है। पूरे देश में बाघों की सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के लिए 23 बाघ अभयारण्यों को बनाया गया। इस योजना के बाद बाघों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। यद्यपि भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इस योजना में व्यय किए गए धन की तुलना में देश में बाघों की संख्या अभी भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ हैं, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी आबादी कम है। सरकार ने इन राज्यों के कुछ अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। उत्तराखंड में अब बाघ खुद नए गलियारे बना रहे हैं। कॉर्बेट, नघोर के बाघ इसके सबूत हैं। यहाँ हैडा खान के अलावा पिथौरागढ़ के अस्कोट व केदारनाथ में भी बाघों की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बोरवैली से देचोरी रेंज होते हुए नैनीताल शहर से लगे पंगूट के जंगलों तक, दाबाका वैली से नैनीताल के विनायक तक और मोहान कुमखेत से वैताल घाट व अल्मोड़ा के जंगलों तक अब बाघ पहुंच रहे हैं। जंगलों के अंधाधुंध कटान ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल टाइगर फोरम की माने तो भारत की स्थितियां बाघों के आवास के लिए सर्वथा उपयुक्त है। भारत में 38,915 वर्ग किलोमीटर इलाका बाघों के रहने लायक है।
नेपाल और तिब्बत भी बाघों के लिए उपयुक्त है। भारत, नेपाल और भूटान के अधिक ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन में इन देशों में करीब 52,671 वर्ग किलोमीटर इलाका बाघों के अनुकूल पाया गया। इसके बावजूद बाघ मर रहे हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है। 9 साल पहले रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 13 देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य को भारत ने 4 साल पहले ही हासिल कर लिया था। इससे ग्लोबल टाइगर फोरम के अध्ययन के निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि भारत बाघों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षित स्थल है। विडंबना यह है कि हमारे यहाँ जहाँ बाघों की तादाद में बढ़ोतरी के दावे किए रहे हैं, इसके कारण वन्य जीव अभयारण्यों के बेहतर प्रबंधन को माना जा सकता है। वहीं देश में बाघों की मौतों में बढ़ोतरी होना बेहद चिंताजनक बात है। भले सरकार द्वारा बाघ संरक्षण की दिशा में ढेर सारी योजनाएं चलाई जाएं, मगर असलियत में देश में बाघों के शिकार की गति बढ़ रही है। सबसे ज्यादा मौतें 2021 में हुई, जब यह संख्या 126 रही थी। इनमें 60 अवैध शिकार, सड़क हादसों व इंसानी संघर्ष में मरे थे। इनमें 44 मध्य प्रदेश, 26 महाराष्ट्र और 14 कर्नाटक में मरे थे। बीते 8 सालों में 750 बाघों की मौत हुई, जिसमें 168 की शिकार से 319 प्राकृतिक कारणों से मरे। बाघों के आपसी संघर्षों में होने वाली मौतों की संख्या बढ़ना भी बहुत चिंता की बात है। बीते कुछ सालों में 350 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के वन्यजीव उत्पादों के बरामद होने से यह साबित होता है कि वन्यजीव तस्करों को भी भय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो बाघों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण बहुत जरूरी है। सरकार बीते 10 सालों में 530 से अधिक बाघों की मौत का दावा करती है, जबकि वन्यजीव विशेषज्ञ मौतों की संख्या इससे कहीं अधिक बताते हैं। इसके आवास स्थल, जंगलों के अतिक्रमण, प्रशासनिक कुप्रबंधन, चारागाह का सिमटते जाना, जंगलों में प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, झीलों के खात्मे से इनका मानव आबादी की ओर चले जाना जैसी कई समस्याएं हमारे सामने हैं। ऐसे में इन वजहों तथा आपसी संघर्ष और बढ़ते अवैध शिकार के चलते बाघों की मौतों का आंकड़ा हर प्रकार से हर साल बढ़ता ही जा रहा है। उनतीस जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि बाघों के संरक्षण के प्रति विश्व में जागरूकता फैले। इस दिन संपूर्ण विश्व में सरकारें, विशेषज्ञ एवं पर्यावरण प्रेमी आम लोगों तक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। विभिन्न माध्यमों के प्रयोग से चर्चाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और अनजान लोगों को इस संबंध में जागरूक करने हेतु फिल्मों, पोस्टर आदि का प्रयोग भी किया जाता है। बाघ पारिस्थितिक तंत्र और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाघ श्रेष्ठ शिकारी के रूप में पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अगर बाघ न हो तो घास खाने वाले जंतुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे कि मानव जाति के लिए भोजन और जल का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इन वजहों से बाघों का संरक्षण हमारा दायित्व एवं कर्तव्य है। पिछले 4 दशकों में सरकारें और विशेषज्ञ बाघ संरक्षण की
ओर छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञ और पर्यावरण प्रेमी बाघ के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बाघों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने का प्रयास जारी है। कैमरा ट्रैप, जीपीएस, डीएनए सैंपल लाइन आदि के आधार पर बाघों और उनके शिकार पर निगरानी की जा रही है। अवैध शिकार और बाघों के अंगों के व्यापार को खत्म करने के लिए सरकार कड़े कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सब किया जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं जिससे यह शानदार जीव भविष्य में धरती पर विचरते रहें और हमारे जंगल जीवित रहें। बाघों के अंगों को स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में लोगों को मन बदलने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा सकता है। मित्रगणों में बाघ संरक्षण पर चर्चा कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के अफसरों और मंत्रियों को अवैध शिकार रोकने हेतु नए विचार हम चिट्ठी या सोशल मीडिया के माध्यम से भेज सकते हैं। बाघ के अंगों के प्रयोग से बने प्रोडक्ट को उपयोग न करने हेतु हम पोस्टर और कार्टून बनाकर भी जागरूकता फैला सकते हैं। मित्र मंडली में बाघ संरक्षण पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, डिबेट और निबंध लेखन, चित्रकारी के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा सकती है। आवास और आहार। वर्तमान में बाघों की 6 उपप्रजातियां हैं। प्रत्येक अलग अलग आवासों में रहते हैं। बाढ़ वाले मैंग्रोव वन, शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय वन और टैगा। विभिन्न उपप्रजातियां एशिया, भारत और रूस के छोटे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी उपप्रजाति रूस के बर्फीले इलाकों में रहती है। सबसे छोटी और गहरी उपप्रजाति दूर दक्षिण में इंडोनेशिया के जंगलों में पाई जाती है। मादा बाघ हमेशा नर से छोटी होती है। बाघों की सबसे बड़ी उपप्रजाति नर एक स्टेशन वैगन जितना लंबा होता है और इन बाघों के पास सबसे हल्का नारंगी कोट और सबसे कम धारियां होती हैं। ये साइबेरियाई बाघ होते हैं। इन बाघों के पास सबसे हल्का नारंगी कोट और सबसे कम धारियां होती हैं, जिससे उन्हें अपने बर्फ से ढके आवास के साथ घुलने मिलने में मदद मिलती है। चूंकि यह बहुत ठंडी जलवायु में रहता है, साइबेरियाई बाघ का कोट अन्य बाघ उपप्रजातियों की तुलना में लंबा और मोटा होता है और यह इंसुलेशन के लिए वसा की एक परत विकसित करता है। पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के अपने गृह क्षेत्र में लगभग 450 साइबेरियन बाघ बचे हैं। बंगाल या भारतीय बाघ पैंथेरा टाइग्रिस यह बाघ की सबसे आम उपप्रजाति है और लगभग साइबेरियाई बाघ जितना बड़ा है। लगभग 3400 बंगाल टाइगर भारत, नेपाल और पाकिस्तान के अपने मूल निवास स्थान में रहते हैं। इंडो चाइनीज टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस कॉबेटी ये बाघ बंगाल टाइगर की तुलना में लगभग 20% छोटे होते हैं और यह गहरे रंग के होते हैं। लगभग 250 इंडो चाइनीज बाघ दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं।
मलायन बाघ, यह वह उपप्रजाति है जिसे आप सैन डिएगो चिड़ियाघर में देखेंगे। मलय प्रायद्वीप पर 200 से भी कम बाघ बचे हैं। उनमें से केवल 80 से 120 ही प्रजनन करने वाले वयस्क होते हैं। सुमात्रन बाघ, भले ही सुमात्रा बाघ की सबसे छोटी उपप्रजाति है, फिर भी यह बहुत बड़ी बिल्ली है। एक स्कूल कैफेटेरिया टेबल के समान लंबाई वाले बाघ की कल्पना करें। इसका नारंगी कोट अन्य उपप्रजातियों की तुलना में गहरा है, क्योंकि यह सुमात्रा द्वीप पर अंधेरे जंगल निवास स्थान का मूल निवासी है। चेहरे के किनारों पर लंबे फर होते हैं, शायद जंगल के पौधों से सुरक्षा के रूप में। सफारी पार्क में सुमात्राण बाघों का एक छोटा समूह है। लगभग 370 सुमात्रन जंगल में रहते हैं। दक्षिण चीन बाघ, ये बाघ इंडो चाइनीज उपप्रजाति से थोड़े छोटे हैं। 1950 के दशक में चीन सरकार ने आदेश दिया कि इन बाघों को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें कीट के रूप में देखा जाता था। वे विलुप्त हो सकते हैं। बाघ शायद ही कभी किसी जल स्रोत से दूर होते हैं। बंगाल टाइगर है, जो भारत में गंगा नदी के किनारे गीले मैंग्रोव वनों में रहते हैं। उत्कृष्ट और शक्तिशाली तैराक, बाघ अक्सर दिन के दौरान तालाबों, नदियों और नदियों में ही आराम करने और शिकार पर घात लगाने की प्रतीक्षा में पाए जाते हैं। वे तैरने के लिए पानी की तलाश करते हैं, जबकि अधिकांश बिल्लियां इससे बचती हैं। बाघों के पैरों में आंशिक रूप से जालीदार उंगलियां होती हैं। अगर दूसरी तरफ शिकार हो तो वे नदी द्वारा निराश नहीं होते। बाघ के आगे के पंजे शिकार को नीचे गिराने के लिए बड़े और मजबूत होते हैं। जब बाघ चलता है तो पंजों को अंदर खींच लेता है, जो पंजों को तेज रखने में मदद करते हैं। बाघ अपने पंजों का उपयोग पेड़ों पर खरोंचकर अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए भी करता है। सुविधाजनक रूप से यह पंजे को भी तेज कर लेता है। बाघ एक धैर्यवान शिकारी है और 20 या 30 मिनट के लिए अपने शिकार का पीछा करते हुए धीरे धीरे और चुपचाप आगे बढ़ सकता है। एक बाघ के बड़े नुकीले दांत और शक्तिशाली जबड़ों का उपयोग उसके शिकार को गर्दन से पकड़ने और उसका दम घुटने के लिए किया जाता है। भोजन की हड्डियों से मांस के आखिरी टुकड़ों को खुरचने के लिए बाघ अपनी खुरदुरी जीभ का उपयोग करता है। एक बाघ सप्ताह में 1 या 2 बार शिकार करता है और जितना खा सकता है उतना ही खाता है। अपने पंजों का उपयोग करके यह गिद्धों और अन्य मैला ढोने वालों से छिपाने के लिए बचे हुए को घास और गंदगी से ढक देता है। बाघ अगले कुछ दिनों में छोटे स्नैक्स के लिए शिकार पर लौट आता है। वे सूअर और हिरण पसंद करते हैं, जबकि एशिया के कुछ हिस्सों में एक बाघ गेंडे या हाथी के बछड़े को मार सकता है। बाघ आमतौर पर एकांत बिल्लियां हैं। जब तक कि एक मादा अपने शावकों की देखभाल नहीं कर रही है और एक घर की सीमा बनाए रखती है, जो निवास स्थान और उपलब्ध शिकार की मात्रा के आधार पर कई वर्ग मील हो सकता है, पुरुषों महिलाओं की तुलना में बड़े क्षेत्र में रहते हैं। साइबेरियाई बाघ की सबसे बड़ी रेंज
4000 वर्ग मील या 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज की गई। इसलिए बाघ को भोजन सुरक्षित करने के लिए दूर की यात्रा करनी पड़ती है। कुछ बाघ अन्य बाघों से अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जबकि अन्य अक्सर अपनी सीमा साझा करते हैं। एस्ट्रस में एक मादा बाघ पेड़ों और अन्य स्थानों पर मूत्र संदेश छोड़ती है। बाघ के शावक छोटे और असहाय पैदा होते हैं, लेकिन शिकार करते समय मां उन्हें अकेला छोड़ देना चाहती है। हर मादा हर 2 साल में 7 शावकों तक का बच्चा पैदा करती है। आमतौर पर वह इतने सारे भूखे शावकों को खिलाने के लिए पर्याप्त शिकार नहीं मार सकती, इसलिए आमतौर पर केवल 2 शावक ही जीवित रहते हैं। 8 सप्ताह की उम्र में शावक शिकार करते समय अपनी मां के साथ जुड़ जाते हैं और 6 महीने में वह सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं मवेशियों, हिरणों और सुअरों को कैसे मारना है। शावकों को शुरू से ही पता लगता है कि वे बाघ हैं और एक दूसरे के साथ अपने शिकार कौशल का अभ्यास करते हैं, जिसे चरम टैग का एक रूप माना जाता है। क्योंकि शावक एक दूसरे का पीछा करते हैं, निपटते हैं और कुश्ती कर लगाने, समाशोधन, बाघ देखने के क्षेत्र और शांत बिल्लियों के लिए एक पूल है। टाइगर ट्रेल भी सुमात्रन बाघों के संरक्षण में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। कुछ मजेदार तथ्य। प्रत्येक बाघ का अपना धारी पैटर्न यूनिक होता है। बाघों का अध्ययन करने वाले संरक्षण वैज्ञानिक व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट धारियों से पहचान सकते हैं। बाघ अपनी ताकत के लिए अपनी धारियां अर्जित करते हैं। वे एक पेड़ पर 10 फीट अपने शरीर के वजन से दुगना कुछ उठा सकते हैं। एक बाघ की रात की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर होती है। शेरों और बाघों का शारीरिक और व्यावहारिक अंतर बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। दिखावे गले में बालों का एक बड़ा घेरा होता है, लेकिन बाघों के चुस्त, फुर्तीले और उग्र होते हैं, जबकि शेरों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह आलसी किस्म के होते हैं, तभी कुछ करते हैं जब उन्हें वाकई में ऐसा करने की आवश्यकता हो या बहुत जोरदार भूख लगी हो। शेर बाघों के मुकाबले ज्यादा सामाजिक होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें प्राइड्स कहा जाता है। शेर की तुलना में बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं। शेरों के हर झुंड में एक नर शेर झुंड की कमान संभाले रखता है और शेरनी समूह के लिए शिकार करती है, फिर सब मिलकर उसे खाते हैं। बाघ अपने खाने का इंतजाम खुद शिकार करके करता है। बाघ एक तरह से ज्यादा चुस्त और ज्यादा ताकतवर माना जा सकता है और यह आत्मनिर्भर प्राणी है। टाइगर अपना खाना किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। दिन या रात हर समय शिकार के लिए रेडी रहने वाला जानवर लेकिन शेर ही होता है। शेर एक बार में
50 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, जबकि टाइगर 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। शेर की तुलना में टाइगर बेहतर तैराक होते हैं। उन्हें पानी में रहना काफी पसंद होता है, इसी जंगल का राजा शेर ही होता है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई थी कि टाइगर का ब्रेन साइज शेर से बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर नोबी यामागुची, जो ऑक्सफोर्ड की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिसर्च यूनिट के साथ हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शेर को टाइगर से चुनौती मिलने वाली है। उनका कहना था कि बाघ का मस्तिष्क शेर की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसे में उनके पास दिमाग भी शेर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी तेज होता है। बाघ का दिमाग शेर के दिमाग की तुलना में, बचपन से ही सुना है कि शेर जंगल का राजा है। ऐसा उदाहरण भी दिया जाता है कि शेर के समान आपको निडर बनना है, लेकिन जब आप शेर और बाघ की तुलना करते हैं तब आप जान जाते हैं कि शेर और बाघ में ज्यादा ताकतवर कौन है। का वजन 420 किलोग्राम तक हो सकता है। तब आप सोच सकते हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा गया है। अगर बाघ शेर से ताकतवर है तो राजा केवल उसी को नहीं बनाया जा सकता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है। शेर और बाघ दोनों ही देखने में शानदार प्राणी हैं, दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। शेर जहां विराजमान हो जाते हैं वहीं अपना सिंहासन बना लेते हैं। शेर की सबसे प्रभावशाली चीज होती है उसकी गगनभेदी दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होती। इसी के साथ शेर की गर्दन में लगे घने बाल, जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देते हैं, बिल्कुल राजाओं जैसा। शेरों की रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। शेर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इन सब के अलावा शेरों का स्वभाव इतना ताकतवर होने के बाद भी शेर बाघ की तरह बिना वजह शिकार नहीं करता। दूसरी बात, वे एक राजा की ही तरह व्यवहार करता है। शेर झुंड में रहता है। एक झुंड में 1 या 2 नर शेर और बाकी 10-15 शेरनियां और बच्चे होते हैं। इस झुंड के लिए खाना जुटाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। वे शिकार करके लाती हैं और शेर और बच्चों के सामने डाल देती हैं। शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और मादाओं को बाकी बचा खुचा शिकार ही खाने को मिलता है। नर शेर झुंड की सीमा पर नजर रखते हैं और झुंड की रक्षा करते हैं। वे घुसपैठियों का पीछा करते हैं, यानी नर शेर एक राजा की ही तरह आराम करता है और झुंड को दिशा निर्देश देता है। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती है। अब अगर शेर और बाघ की लड़ाई हो तो शेर ज्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच पाए जाते हैं और बाघ घने जंगलों में। तो ऐसे में दोनों की लड़ाई एक असंभव बात है, और अगर होती भी है तो कौन जीतेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लड़ाई कहाँ हो रही है। अगर घने जंगलों में लड़ाई हो रही है तो बाघ के जीतने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि बाघ छिपकर घात लगाकर हमला करने में बहुत माहिर है। साथ ही बाघ की प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है, क्योंकि वे ज्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर हमेशा समूह में शिकार करते हैं। वह शेरनियों के लाए खाने पर ज्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता शेर और बाघ में कौन ज्यादा ताकतवर होता है।